यायावर साम्राज्य के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया था। अब उससे आगे बात करते हैं हम चंगेज़ खान की, चंगेज़ खान के जीवन वर्त की। चंगेज़ खान का जन्म 1162 में हुआ था और 1162 में जो आधुनिक मंगोलिया है, आधुनिक जो मंगोलिया है उसके उत्तरी भाग में, आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट इसका जन्म हुआ था। ओनोन नदी के निकट किसका जन्म होता है? चंगेज़ खान का। कब? 1162 में। और इसकी बात करें तो शुरू में इसका ये नाम नहीं था, इसका जो प्रारंभिक नाम है वो था तेमुजिन। इसका चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था और इसके जो पिता थे, पिता का नाम था येसुजेई, जो किस कबीले से संबंधित थे? कियात कबीले से। कियात जो कबीले है उस कबीले का वो मुखिया भी था, इसका पिता। और जब इसकी उम्र लगभग कहते हैं कि 9 या 10 साल की थी, उसी अल्पायु की स्थिति में, यानी इसकी जब उम्र थी किसकी? तेमुजिन की, उस समय उसके पिता की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। यानी जब ये कम उम्र का था उसमें इसके पिता की हत्या, कई जगह कहा गया है कि जहर देकर इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके माता की बात करें तो इसकी माता का नाम था ओलुन इके, ओलुन इके। और फिर ओलुन इके ने, यानी इसके जो 2-3 भाई और थे, 3-4, और उनके साथ में इनका लालन पालन है, वो बेचारे ने बहुत ही कठिनाई से लालन पालन किया इनका। 1100, अब कठिनाई है वो आगे कम नहीं हो रही है इनके साथ में। 1170 में उसका अपहरण कर लिया गया, तेमुजिन का अपहरण कर लिया गया 1170 में, और उसे दास बना लिया गया, गुलाम बना लिया गया। और यहाँ भी इसकी जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हुई। फिर उसके बाद में उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था बोर्टे। बोर्टे के साथ में जब इसका विवाह हो गया था उसके बाद में उसका भी अपहरण कर लिया गया। और अपहरण कर लिया तो तेमुजिन ने उसे छुड़ाने के लिए लड़ाई करनी पड़ी, छुड़ाने के लिए लड़ाई करनी पड़ी। और जब इसके इस प्रकार की विपत्ति का समय था तो उसके विपत्ति समय में मित्र काम आते हैं, और उस समय भी इसके मित्र थे विपत्ति के समय जो काम आए थे। उसके अंदर जो बड़ा नाम है वो है भोगुर्चु, और दूसरा जो मित्र था जो काम आया था वो उसका भाई था, सगा भाई, जिसका नाम था जमुका, यानी जिसे इसका एक विश्वसनीय मित्र कह सकते हैं। लेकिन बाद में वो शत्रु बन गया था उसका, इस समय मित्र था लेकिन बाद में वो शत्रु बन गया। और क्या हम बात करें, तीसरा अगर कोई नाम है तो वो था तुगरिल, तुगरिल उर्फ ओम खान। यानी ये जो ओम खान था या तुगरिल था, ये केराइट का शासक था। कहाँ का शासक था? केराइट का शासक था। और उसके जो पिता थे, उसके पिता का ये सगा भाई भी था। किसका? तेमुजिन या चंगेज खान के पिता का सगा भाई था। तो इसके साथ में इसने अपने रिश्ते हैं उनकी पुनर्स्थापना की। और जम्मू का, यानी जो जम्मू का है इसका सगा भाई, उसको भी इसकी मदद से परास्त करने में सफल रहा। यानी तुगरिल की मदद से अपने सगे भाई को, जब कालांतर में वो शत्रु बन जाता है तो उसकी मदद से उसे परास्त करने में भी वो सफल रहता है। और उसके बाद में ये अगला कार्य क्या करता है, इसके जो पिता के हत्यारे थे, कौन थे? तातार केराइट, तातार
केराइट और ओंग खान, यानी अगला कार्य ओंग खान के विरुद्ध, यानी इसके खिलाफ भी ये करता है। कब? 1203 में इनके विरुद्ध इसने क्या कर दिया? युद्ध शुरू कर दिया और उसमें विजय भी प्राप्त की। और 1206 में इसने जमुका को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया, जमुका को और नेमन के लोगों को, नेमन के लोगों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया, निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। और इसके कारण ये कैसा बन गया? प्रभावशाली व्यक्ति बन गया फिर, यानी इसका प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा फिर हो गया। और मंगोल कबीले की सभा ने, यानी इनकी जो मुख्य सभा हुआ करती थी, उस सभा ने इसे क्या माना फिर? समुद्री खान, समुद्री खान और सार्वभौम शासक, सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ में। और क्या कर दिया? इसे मंगोलों का महानायक घोषित कर दिया। और चंगेज खान ने मुख्य कार्य क्या किया था? मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित किया था। अनुशासित थी ये सैन्य शक्ति, तो अनुशासित सैन्य संगठित शक्ति के रूप में संगठित करने का कार्य किसकी देन है? चंगेज खान की। और उसकी जो पहली मंशा थी, अगर हम उसके प्रथम मंशा की बात करें तो वो क्या थी? चीन पर विजय, चीन पर विजय। और चीन की अगर हम बात करें तो चीन उस समय 3 राज्यों में विभक्त था, 3 राज्यों में विभक्त था। अब वो राज्य कौन कौन से हैं? एक उत्तरी पश्चिमी, उसके प्रांत के जो लोग थे तिब्बती मूल के लोग थे इसके अंदर, उत्तर पश्चिमी के अंदर। और ये थे सीसिया लोग, इन्हें क्या कहा जाता था? सीसिया। और इसके अलावा थे जरचेन लोग। और जो जरचेन लोग थे उनका जो वंश था वो कौन सा था? चिन वंश था इनका। और एक थे, तीसरे जो राज्य था वो था सुंग वंश। यानी जो उत्तर पश्चिम प्रांत के थे सीसिया लोग, उसको उसने 1209 के अंदर उससे पराजित कर दिया। और दूसरे की हम बात करें, यानी जरचेन जो लोग थे, जो पेकिंग से उत्तर चीन का, यानी जो शासन कहाँ कर रहे थे? पेकिंग से, जो उनका पेकिंग शहर है, पेकिंग से उत्तर चीन अक्षत्र का शासन चला रहे थे। तो इनका 1215 में उसने पेकिंग नगर को लूटा, पेकिंग को लूटा। कब? 1215। और दक्षिण चीन की हम बात करें तो सुंग वंश है, इसका दक्षिण चीन के अंदर आधिपत्य था। यहाँ देखो, एक उत्तर पश्चिम है, एक उत्तर चीन है, और ये क्या है? दक्षिण चीन है। तो दक्षिण चीन में आधिपत्य था। तो इसके बाद में, यानी बात करें हम 1216 में, ये जो चीन के अभियान थे उनसे वो संतुष्ट हो गया। यानी पहले उसकी मंशा थी चीन पर विजय प्राप्त करने की, अब इन अभियानों से वो संतुष्ट है। और संतुष्ट होने के बाद में वो कहाँ चला गया? मंगोलिया लौट गया। 1218 तक जो मंगोल साम्राज्य है वो कहाँ तक फैल गया था? अमुदरिया, तुरान और ख्वारज़म राज्यों तक फैल गया था। यानी मंगोल दूतों की हत्या के कारण ये जो ख्वारज़म है, इसको इनके कोप का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर मंगोल दूतों की हत्या कर दी गई थी। 1219 से 21 तक, ये तो 1218 की बात है, 19 से 1221 तक इनके सामने किन किन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया? तो उसके अंदर हैं ओटार,
बुखारा, समरकंद, बलख, गुरगंज, मरव, निशापुर, हेरात, इन लोगों ने मंगोलों के सम्मुखे आत्मसमर्पण कर दिया। और निशापुर की अगर हम बात करें तो निशापुर के घेरे के दौरान क्या कर दिया गया था, मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। मंगोल राजकुमार की हत्या। तो चंगेज खान ने आदेश दिया उस समय कि नगर को इस तरह से विध्वंस कर दिया जाए कि पूर्ण नगर में हल न चलाया जा सके, यानी संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके, इस प्रकार का कर दिया जाए नगर को, पूरे नगर को। और एक भी वहां पर क्या नहीं बचना चाहिए, बिल्ली कुत्ता तक भी नहीं बचना चाहिए, बिल्ली कुत्ता भी जीवित न बचे, इस प्रकार से नगर को विध्वंस कर दो, इस प्रकार की आपको पराकाष्ठा दिखानी है। तो मंगोल सेनाओं ने अगर हम बात करें तो इस प्रकार से पूरे नगर को उस समय विध्वंस कर दिया था, निशापुर घेरे के दौरान निशापुर को। आगे की हम बात करें तो मंगोल सेनाओं ने के एक भाग ने सुल्तान मोहम्मद का पीछा किया, सुल्तान मोहम्मद, और उनका पीछा कहां तक किया, अजरबैजान तक। और दूसरी जो, यानी ये तो एक भाग है, एक भाग ने पीछा किया, और दूसरी सेना का जो भाग है वो सुल्तान के पुत्र थे, यानी इस सुल्तान के जो पुत्र थे, कौन थे, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन का पीछा कहां तक किया, अफगानिस्तान और सिंध तक, उसका प्रदेश तक उसका पीछा किया था। उसके बाद में 1227 के अंदर मृत्यु हो जाती है किसकी, चंगेज खान की। अब मंगोल जो युद्ध नीति है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इनकी युद्ध नीति। मंगोलों की युद्ध नीति किस प्रकार की थी, तो घुड़सवारी और तीरंदाजी के अनुभव, यानी उनको पहले से ही, इनका जब वो कबीले में थे उस समय उनका अनुभव था इनके बारे में, घुड़सवारी और तीरंदाजी का, तो वो अनुभव उनके काम आया और इसी ने इसकी सैनिक गति को तेज कर दिया। सैनिक गति इस चीज के कारण, घुड़सवारी और तीरंदाजी के कारण उसकी तेज हो गई थी। दूसरी चीज, उनको आसपास के, यानी यायावर लोग थे ये, तो इसके कारण उन्हें आसपास के इलाकों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, तो उसने भी उनके कार्य को, अल्पनीय कार्य को पूरी अक्षमता से उसको पूरा किया। और तीसरी बात करें, यानी इनके पक्ष में क्या थी कि शीत ऋतु में जब नदियां जम जाती थी, जो भी है बर्फ जम जाती थी, उसको उन्होंने राजमार्गों की तरह काम में लिया, राजमार्ग की तरह है, उसे बर्फ का उपयोग उन्होंने किया घोर शीत ऋतु में नदियों में जमी बर्फ का, यानी उनको अपने पक्ष में काम में लिया। अगली हम बात करें तो ये जो लोग हैं वो आरक्षित शिविरों में पेट बनाने में सक्षम नहीं थे, यानी जहां शिविर लग रहे हैं उसमें वो पेट बनाने में सक्षम नहीं थे, सक्षम नहीं थे। पर चंगेज खान ने, देखो इसके बाद भी चंगेज खान ने क्या किया, घेराबंदी, यंत्र, घेराबंदी यंत्र और नेफ्था बमबारी, नेफ्था बमबारी के महत्व को उसने जाना कि इसका महत्व भी है, तो उसके महत्व को उसने शीघ्र जान लिया। तो उसके बाद में उसने क्या किया, अपने उसके जो इंजीनियर थे चंगेज खान के, उन इंजीनियरों ने शत्रुओं के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए क्या बनाया, हल्के चल उपस्कर, हल्के चल उपस्कर का निर्माण किया, जिसके कारण जो युद्ध में जो परिणाम है, यानी घातक उनका युद्ध के अंदर प्रभाव रहा था। बात करते हैं हम चंगेज खान के उपरांत की, यानी चंगेज खान के बाद की स्थिति कैसी थी, चंगेज खान के उपरांत। तो इसको हमें दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण
दूसरा चरण। पहला चरण था वो 1236 से लेकर 1242 तक, और दूसरा 1255 से लेकर 1300 तक। पहले चरण के अंदर इन्होंने रूस के स्टेपी क्षेत्र और उसके अलावा बुल्गार, कीव, पोलैंड, हंगरी, इन पर विजय प्राप्त करी पहले चरण में। और दूसरे अगर हम चरण की बात करें, द्वितीय चरण के अंतर्गत उन्होंने चीन को संपूर्ण, पूरा चीन, ईरान, इराक, सीरिया, इन पर क्या करी, विजय प्राप्त करी इनके ऊपर भी। और उसके बाद में 1203 के दशक के बाद में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्याय का मतलब क्या है, प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ा, यानी बहुत ही विपर्याय स्थिति का, बहुत कम विपर्याय स्थिति का सामना करना पड़ा। और 1260 के दशक के बाद में पश्चिम के जो सैन्य अभियान थे, पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना, यानी उसके बाद में जो ये ऊपर वाले अभियान हैं उनको जारी रखना उनके लिए संभव नहीं रहा, जारी रखना संभव नहीं रहा उनके लिए। जैसे कि वियना और उसके परे जो भी पश्चिमी यूरोप है, उसके परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र हैं, वो मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे। ये हैं वो सभी किसके अधिकार में रहे, मंगोल सेनाओं के अधिकार में रहे। लेकिन हम बात करें हंगरी, यानी हंगरी के जो स्टेपी क्षेत्र था उससे ये पीछे हट गए, और मिस्र की सेनाओं से भी ये पराजित हो गए, मिस्र की सेनाओं से ये पराजित हो गए। इस प्रकार परिस्थितियां उसके बाद में, यानी पहले वाले जो सैनिक अभियान है उनको जारी नहीं रख पाए ये। और इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे, यानी क्यों ऐसा नहीं हो पाया, तो हम उन दो पहलुओं के बारे में विचार करते हैं जिसके कारण ये पहले वाली स्थिति बरकरार क्यों नहीं रख पाए। पहला कारण था इसके अंतर्गत कि उनके जो मंगोल परिवार था उसके अंदर उत्तराधिकार की समस्या लगभग जहाँ हर राजवंश में होती थी तो इनके अंदर भी हुई, और उसके अंदर आंतरिक राजनीति ने स्थान ले लिया वहाँ पर। यानी मंगोल परिवार में उत्तराधिकार के लिए आंतरिक राजनीति थी। कब थी वो देखते हैं हम। यानी जो प्रथम दो पीढ़ी कौन सी, जोची और ओगोदेई के उत्तराधिकारी, यानी इनकी जो पीढ़ियां थी उनके जो उत्तराधिकारी थे वो अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने हित की रक्षा करी। उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने एकजुट, अपने हितों के लिए तो एकजुट हो गए, लेकिन यूरोप के अभियान का इनके लिए कोई महत्व नहीं था। यानी ज़्यादा महत्व इन्होंने किसे दिया, अपने हितों को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, जबकि यूरोप अभियान उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। तो फिर वो जीतेंगे कैसे। दूसरी अगर हम बात करें तो चंगेज खान के वंश की एक और शाखा कौन सी थी, तोलुइद जो शाखा थी उसके उत्तराधिकारी ने, यानी इस शाखा ने, जो ऊपर हम बात कर रहे थे कौन सी, जोची और ओगोदेई, इन वंशों को उन्होंने क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। यानी तोलुइद शाखा ने जोची और ओगोदेई को कमजोर कर दिया। और चंगेज खान के जो सबसे छोटे पुत्र थे कौन है, तोलुई, और उनका एक वंशज था कौन है, मोंके ने क्या किया, 1250 में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए। ईरान में शक्तिशाली अभियान किसने किए,
तोलुई के वंशज किसने, मोंगे ने। और उसके बाद में 1260 में तोलुई वंश जो यानी ये तोलुई है, इनके तोलुई वंशजों ने चीन में अपने अधिकारों की रक्षा की। चीन में अधिकारों की यानी रक्षा कर रहे हैं ये, और जिसके कारण इन्होंने अपर्याप्त सेना भेजी कहाँ पर, मिस्र में। मिस्र में अपर्याप्त सेना भेजी, यानी वो सिर्फ चीन को पसंद कर रहे थे, तो चीन में ही अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे थे। और जोची वंशजों ने, जोची की हम बात करें तो जोचियों ने अपना ध्यान कहाँ से हटा लिया, यूरोप अभियानों से अपना ध्यान हटा लिया। और ये जो तोलुई वंश वाले हैं वो सिर्फ कहाँ अपना ध्यान रख रहे हैं, चीन में ध्यान रख रहे हैं। तो इसके कारण इन्हें कई जगहों पर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा 1260 के दशक के बाद। यायावर साम्राज्य के अगले भाग के अंतर्गत हम मंगोलों के सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन का अध्ययन करेंगे।